जय श्री राम, जय हनुमान। थोड़ा बेसिक देख लेते हैं इंडियन पॉलिटी का। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि एक स्टेट क्या है, स्टेट का मतलब क्या है, तो आप किसी को स्टेट तब बोलते हो जब आप वहाँ की पॉपुलेशन, सोवरेनिटी सोवरेनिटी की जहाँ पे जो काम हो रहे हैं वो उन्हीं के हिसाब से हो रहे हो, वहाँ की टेरिटरी, वहाँ की गवर्नमेंट जो ये सब डिसाइड करती है, यानी कि राज्य के तत्व। हिंदी में अगर बोलें तो ऐसे जी एक स्टेट को डिफाइन कर सकते हो। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक बिल प्रेजेंट किया था, ठीक है। वो बिल का नाम क्या था? जो बिल पता किसके लिए था? कि हमें भी फ्रीडम होनी चाहिए थॉट की, हमें भी फ्रीडम होनी चाहिए एक्सप्रेशन की, हमें भी फ्रीडम होनी चाहिए इक्वालिटी की। ये कब कहा गया था और उस बिल का नाम क्या था? अगर आप बता सकते हो तो बता सकें। बेसिक है इंडियन पॉलिटी का, आई थिंक सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा हम भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। दो चार चीज़ें आप कमेंट के थ्रू बोल दोगे, दो चार चीज़ें मैं आपको ऐड में बोल देता हूँ और बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर बात करें हम आगे, ठीक है, माइक देख रहा लगी नहीं। तो हमारे देश की बात करें इंडिया की, हमारे जहाँ की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है कि अनरिटन है, तो आप ध्यान रखेंगे हमारे जहाँ पे इंडिया में क्या है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे कोई पूछे कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल सुना दो कोई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जैसे यूके हो गया, इसराइल हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल की, लॉ की, यानी कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, तरह तरह की वे से आप इनको देख सकते हो। ये चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो और बात करें, एलिमेंट ऑफ द स्टेट मैंने बता दिया आपको। जो मैंने बिल वाला क्वेश्चन पूछा था, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल प्रस्तुत किया गया था ये, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि हमें भी फ्रीडम प्रोवाइड करो थॉट की, एक्सप्रेशन की और इक्वालिटी की। क्लियर? ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बात करते हैं अभी की हमारे इंडिया में किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी गई ब्रिटिशर के द्वारा और किस तरह से उसने जहाँ पे रूल अपना इम्प्लीमेंट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी इंडिया में, वो आई थी थ्रू केप ऑफ गुड होप के थ्रू, थ्रू केप ऑफ गुड होप। इसके अलग अलग और भी नाम है, केप पॉइंट, केप हैंगलिप, ये नाम भी आप इनके बोल सकते हो। बोला जाता कि ये थ्रू केप ऑफ गुड होप आई, पहले जहाँ पे जो इनका डिस्टेंस बोल सकते हो 20,000 के आसपास, और इनको काफ़ी दिन लगते थे आने में। ये दिन जहाँ पे रिड्यूस हुए, यानी कि पहले 24 दिन लगते थे इनको पहुँचने में, अभी ये दिन रिड्यूस होकर कितने 14 दिन लगते हैं इनको पहुँचने में। ये जब वहाँ पे इंडिया में अपना ट्रेड करना स्टार्ट किया था उन्होंने वहाँ पे, तो यानी कि रिड्यूस कितना हुआ, 43% रिड्यूस हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपको ये कहाँ कहाँ से ईस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़, यानी कि अपनी ही सरकार चलाने की बात कर रहे थे, और 1600 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में देखने को मिली थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिश कब आए इंडिया में? 1600 में। कैसे? एज अ ट्रेडर इन दी फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1765 में इन्होंने क्या किया, दीवानी राइट ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दे दिए। दीवानी राइट का मतलब होता है कि कंपनी के पास टैक्स लेने की पावर है, वो टैक्स ले सकती है, टैक्स इकट्ठा कर सकती है। तो वो कौन कौन से रीजन में जहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1858 की और बात करें, सिपाही म्यूटनी, ये देखने को मिला था आपको, ये अभी आगे पढ़ना हमने, ब्रिटिश क्राउन रूल जिसको बोलते हो आप। तो बाद में आपको 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद देखने को मिला है। यानी कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि हमारे देश में भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, इसका एक आइडिया दिया गया था किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा ये आइडिया दिया गया था। एम एन रॉय के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने का आइडिया प्रोवाइड किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 की बात करें, जो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलता है पूरी तरह से। तो ये फीचर आप लोगों को याद होने चाहिए। कुछ एक्ट की बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट क्या था? इसमें से पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, कौन से एक्ट में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का एक्ट था वो। तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी मनमानी करी है इंडिया में जाके, अपने ही ट्रेड कर रही है और बोले कि हम बहुत पैसे वाले हैं, उसको कंट्रोल करने की बात की गई ब्रिटिश के द्वारा। पहला स्टेप इसमें ये लिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद
पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जितने भी थे कंपनी के, उनको थोड़ा सा आगे लेके चले गए। यानी कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जे फाउंडेशन क्रिएट करना था ब्रिटिशर का। तो फीचर की बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, ये क्या थे कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो बॉम्बे मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, इनको बोला गया कि जब अब आप गवर्नर ऑफ बंगाल के अंडर रहोगे, यानी कि इनसे पावरें छीन ली गई। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जहाँ पे क्रिएट कर दिया गया। सबसे पहले याद रखें गवर्नर जनरल जो सबसे पहले थे जहाँ पे, वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के। तो इसी एक्ट के थ्रू 1773 एक्ट के थ्रू एक रेगुलेटिंग एक सुप्रीम कोर्ट को भी एस्टेब्लिश किया गया 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस देखने को मिलते थे। तो ओवरऑल जहाँ पे कंट्रोल करने की बात की गई, तो कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर, कोड ऑफ डायरेक्टर, ये अलग अलग बॉडी यहाँ पे बनाई गई। तो बाद में देखने को मिला आपको पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स किसका नाम है? विलियम, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स। इनके द्वारा एक 1784 में एक्ट लेके आया गया। तो इस एक्ट में जहाँ पे पावरें, कंपनी की जो पावर थी उसको डिवाइड करने की बात की गई कि कंपनी के पास कमर्शियल और पॉलिटिकल ये जो अलग अलग जहाँ पे इनके पास ट्रेड करने की जो परमिशन दी गई है, तो इसको डिवाइड कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, कोड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया। कोड ऑफ डायरेक्टर के पास कमर्शियल चीज़ों को देखने का, ठीक है, कमर्शियल चीज़ों को देख सकते थे वो। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो पॉलिटिकल अफेयर यानी कि सिविल और मिलिट्री पावरें थी इनके पास। तो ओवरऑल कुल मिला के ड्यूअल गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, जिसको जहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट ही 1784 का ऐसा एक्ट है, ठीक है। इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक अमेंडिंग एक्ट 1781 का पास किया गया। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जी जहाँ पे सुपरवाइज कर सकते थे हर एक ऑपरेशन, सिविल और मिलिट्री ऑपरेशन जो गवर्नमेंट के थे, रेवेन्यू सिस्टम थे, उन सभी को देख रेख कर सकते थे। तो ये सारी इस एक्ट में बातें की गई। उसके बाद है चार्टर एक्ट 1833 का। चार्टर एक्ट 1833 का ये था कि जहाँ पे पूरी तरह सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। और जहाँ पे गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, इसमें गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया गया था फिर, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया वाले थोड़े से इंटेलिजेंट है, थोड़ा इनको पता भी चल रहा है। जितनी ज़्यादा ये अपनी पावर इंप्लीमेंट कर रहे थे वो धीरे धीरे समझ रहे थे, जितने ज़्यादा वो अधिकार उनसे छीनने की कोशिश कर रहे थे इंडिया वाले समझ रहे थे। तो धीरे धीरे इंडिया को वो क्या कर रहे थे, अभी इंडिया 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 नाम आगे क्राउन रूल में आपको देखने को मिलेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट वगैरह वगैरह। तो इंडियन वालों को भी वो पावरें देना स्टार्ट कर दी थी अब धीरे धीरे। वो कैसे कैसे इन एक्ट के थ्रू हम समझेंगे। तो चार्टर एक्ट 1833 का क्या कहता है कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का है उसको गवर्नर जनरल इंडिया का बनाने की बात की गई। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया का था वो कौन था? ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसमें क्या देखने को मिला कि जो पावरें गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की जो पावरें जहाँ पे डिप्राइव उनसे छीन ली गई थी, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर कुछ देखने को देने को बात की गई। कौन दे रहा था? ब्रिटिशर दे रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल तरीके से व्यापार कर रही थी इंडिया में, उसका वो बिल्कुल एंड कर दिया गया, बिल्कुल एंड कर दिया गया। और ओपन कंपटीशन जहाँ पे सिविल सर्वेंट की सिलेक्शन के लिए रखा गया, ठीक है। लेकिन इंडिया को जहाँ पे क्या किया था, इंडियन अलाउ नहीं थे इसमें, जो ध्यान रखना है। चार्टर एक्ट 1833 में इंडियन को अलाउ नहीं किया गया था, बाकी वालों को जहाँ पे अलाउ कर रहे थे। फिर चार्टर एक्ट आपको 1853 का देखने को मिलता है। 1853 का देखने को मिलता है आपको चार्टर एक्ट। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है ये क्या कहता है, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जहाँ पे एक सीरीज यानी कि एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंट था ये। तो पहली बार जहाँ पे देखने को मिला कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो जहाँ पे अलग कर दी गई, यानी कि एक छोटी पार्लियामेंट जहाँ पे बना दी गई, छोटी पार्लियामेंट बोल सकती हो। 1833 का एक्ट आप बोलो कि 1833 का एक्ट क्या था, उसमें भी जहां ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल पावरें खत्म कर दी गई थी, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई थी। और 1858 का एक्ट, ठीक है, 1853 का भी है। 1853 में इतना ज़्यादा बोला नहीं गया है, तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ जो जो मैं बता रहा हूँ यही है इसके बारे में। चार्टर एक्ट 1833 का एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इनकरेक्ट वाला, बस यहाँ पे गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, बाकी पावरों को जहाँ पे डिवाइड करने की बात की गई थी, ठीक है। तो शॉर्टकट आप 1784 का एक्ट, 1833 का एक्ट जो मैंने बताया वो ध्यान रख सकते हो। क्या क्या बोला मैंने, कहाँ कहाँ पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहते हैं,
कहाँ कहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की बात की गई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का मैं बताता हूँ आपको, ये एक्ट क्या था। सबसे पहले तो इसमें क्राउन रूल की बात करेंगे हम, यानी कि जो रिवोल्ट था ना 1857 का, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ सिपाही म्यूटनी का नाम दिया गया था, तो ये जहाँ पे ऐसे बोले गए हैं 1857 का रिवोल्ट भी था, हिस्ट्री में पढ़ोगा बड़ी अच्छी तरह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या था कि डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन की क्वीन करेगी, ब्रिटेन की क्वीन, तभी इसको बोला गया कि क्राउन रूल, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो आईएएस आईपीएस की पोस्ट के बाद जो सेक्रेटरी की टॉप लेवल की पोस्ट होती है, वो जहाँ पे देखने को मिली। ड्यूल सिस्टम जो गवर्नमेंट का था वो खत्म देखने को मिला। ब्रिटेन की गवर्नमेंट और कंपनी रूल जो जहाँ पे थे ना खत्म हो गई। ब्रिटेन बोला ब्रिटिश ने सिर्फ हम ही रूल करेंगे, अभी भाई हम ही हैं, जो भी हैं हम ही हैं। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अब डायरेक्ट ब्रिटेन की कॉलोनी है, ताकि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे होते हुए इनको कुछ हो नहीं सकता। तो ये भी पढ़ोगा हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स हिस्ट्री में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स में ये बोला गया था कि जिसका कोई बारिश नहीं होगा वो वहाँ पे रूल नहीं करेगा, उसको उसकी जो भी उसकी स्टेज होगी वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। इंडियन सिविल सर्विस क्रिएट की गई इस एक्ट में, अब इंडियन वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। और गवर्नर जनरल जो थे उस पोस्ट को अभी क्या नाम दे दिया गया, वाइसराय। आज के टाइम जैसे आप गवर्नर बोलते हो, उस टाइम जो पोस्ट थी वाइसराय की, जो लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसको थी, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल थी। और पहले जो वाइसराय बने थे ना इंडिया के, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वाइसराय। और पावरें ट्रांसफर की कर दी गई ब्रिटिश क्राउन को, राज्य रजवाड़े यहाँ पे रूल करेंगे। हर मैजेस्टी एक वर्ड यूज किए जाते हैं हमें, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी हो, यानी कि हम ही हम हैं, अब जो भी हैं हम ही हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी इस वाले एक्ट के थ्रू। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का आता है, तो इसमें क्या बोला गया, जैसे कि आज के टाइम में पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, यानी कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यही आगे सरकार चलाते हैं, गवर्नमेंट चलाते हैं। यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसीजर ये चल रहा था अभी ब्रिटिशर का कि कानून बनाएंगे इंडियन के लिए। और अंग्रेज बड़े चालाक थे, उनका कहना था कि फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते हैं। बॉम्बे और मद्रास जो मतलब प्रेसिडेंसी उसकी जो पावरें थी वो बंगाल के अंडर थी, उनसे वो पावरें अलग अलग, क्योंकि बहुत बड़ा एक रीजन चल रहा था, एक बंदा थोड़ी हैंडल कर सकता था। तो उन्होंने उस चीज़ को डिवाइड करके बोला कि ये अपनी अपनी पावरों का अपने अपने लेवल पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिली हमें बॉम्बे और मद्रास में, यानी कि फिर से पावरें उनको दे दी गई। इंडियन मेंबर को भी बोला गया कि आपको भी भाई वाइसराय की पोस्ट पे नॉमिनेट किया जाएगा, आपको भी वाइसराय की पोस्ट पे नॉमिनेट किया जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियन को नॉमिनेट किया था 1862 में, वो थे राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकर राव, 6 थे जिनको इन्होंने नॉमिनेट किया था। तो ये चीज़ें आपने समझ सकते हो, देख सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, यानी कि जैसे आज के टाइम पार्लियामेंट है ना सेंटर में, और स्टेट में लेजिस्लेचर, तो इसी टाइम एक आपको पोर्टफोलियो सिस्टम भी इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा था। आप बोलोगे पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? पोर्टफोलियो सिस्टम उसको कहते हैं जहां पे मिनिस्ट्री क्रिएट कर देना, मिनिस्ट्री क्रिएट कर देना, ये मतलब था पोर्टफोलियो सिस्टम का। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि जब लेजिस्लेटिव काउंसिल काम ना कर रही हो तब क्या करते हैं, एक ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। तो उस टाइम भी एक ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर थी ना, वो पावर वाइसराय के पास थी। आज के टाइम अगर बात करें जो पावर है किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। आपसे अगर मैं पूछूं कौन से आर्टिकल में होती है? प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर होती है अंडर आर्टिकल 123। यही जो पावर है गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है? इसको आप कमेंट कर सकते हो। प्रेसिडेंट की मैंने 123 बता दिया। और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो होती है इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 मंथ का ही टाइम पीरियड होता है, तो ये ध्यान रख सकते हो। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के 1 की। ठीक है, कौन गवर्नर जनरल, वाइसराय कब बना, पहले वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग के बारे में मैंने बताया। ठीक है, किस तरह से ब्रिटेन इंडियन कॉलोनी की बात की गई यहाँ पे। 1858 का एक्ट क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसी एक्ट को कहते हैं।
ड्यूल सिस्टम को जहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी रूल शूल था वो ख़त्म करने की बात की गई। 1833 का एक्ट जो था, इसमें गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली अभी जो मैंने आपको बताई हैं इसके थ्रू। यानी कि ओवरऑल जितना भी रूल चल रहा है वो रूल किसका चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूल चल रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से थ्रू केप ऑफ गुड होप जहाँ पे इंडिया में आई, और इंडिया में किस तरह से इन्होंने अपने अपने ट्रेड करने की कोशिश की। इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते थे, यानी कि इंडिया को लूटने की बात की गई थी। बड़े सारे बच्चों को इंडियन पॉलिटी आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा भी इनके बारे में पता नहीं है, तो वो थोड़ा अगर देखें सुने तो चीज़ें कहीं अपने बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि जहाँ पे दीवानी ऑफ राइट का मतलब क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स का मतलब क्या है, सोवरेनिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये जो नए नए वर्ड हैं तो ये पढ़ सकते हैं क्या क्या इनका मीनिंग है। क्लियर, इतना सा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक्ट, कल इसके आगे देखेंगे हम।